हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के जितने भी फार्मूला हैं उन सभी फार्मूलाओं को एक ही वीडियो में एक साथ ख़त्म करने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये जो फार्मूला है ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैथ के सारे टॉपिक को लिया गया है। इसमें पहला टॉपिक है अलजेब्रा। तो चलिए अलजेब्रा से संबंधित जो फार्मूला है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर बात की जाए तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात की जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 8 नंबर का है फार्मूला कि a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। 9 नंबर का फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाए तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। उसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब दिया रहेगा तो a क्यू इजकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 12 नंबर का फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 13वां है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पास हो जाएगा a प्लस बी का क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 14 नंबर का फॉर्मूला है a माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 15 नंबर का फॉर्मूला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाए तो यहाँ पास हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब चलिए 16 नंबर का फॉर्मूला को देख लेते हैं। 16 नंबर का फॉर्मूला है a प्लस बी इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 17 नंबर का फॉर्मूला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 18 नंबर का फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी यदि रहेगा तो वहाँ पास हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आगे है 19 नंबर का कि यदि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3ab हो जाएगा। 20 नंबर का है ए बी इंटू, तो a प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आगे आता है कि यदि a के पावर m और a के पावर n रहेगा तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। 22वां है यदि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n तो हो जाएगा a के पावर m माइनस n। उसी प्रकार 23 है कि a के पावर m इंटू n तो हो जाएगा a के पावर m n। आगे है कि ए बी के पावर n तो हो जाएगा ए के पावर n इंटू बी के पावर n। आगे है a बाई बी के पावर n तो हो जाएगा ए के पावर n और बी के पावर n। ए के पावर n बटा ए के पावर n तो हो जाएगा ए के पावर n माइनस n, यानी कि ए इजकल ए के पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या का मान यदि 0 हो पावर में तो उसका मान 1 हो जाएगा। 27 है कि ए के पावर n इजकल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 n तक हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है कि यदि a के पावर माइनस n रहेगा तो हो जाएगा 1 बाई ए के पावर n। 29 है कि a के पावर m डिवाइडेड बाई n तो हो जाएगा a के पावर m इंटू के पावर 1 बटा n तो हो जाएगा अंडर रूट n बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा a के पावर m। उसी प्रकार 30 है कि यदि a के पावर 1 बटा n रहेगा तो n को हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर कर लेंगे, अंडर रूट a हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है कि n इंटू ए यूनियन बी इजकल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी तो इजकल टू हो जाएगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन सी प्लस a इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आगे है कि वर्गमूल तथा घनमूल से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर यदि अंडर रूट 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 यदि रहेगा तो 1.41421 हो जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा तो 1.73205 हो जाएगा,
यदि अंडर रूट 4 रहेगा तो 2 हो जाएगा। अंडर रूट 5 रहेगा तो 2.23606 हो जाएगा। अंडर रूट 6 रहेगा तो 2.44948 हो जाएगा। अंडर रूट 7 हो जाएगा तो 2.64575 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि अंडर रूट 8 रहेगा तो 2.82842 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि अंडर रूट में 9 रहेगा तो इसका 3 हो जाएगा। और यदि 10 रहेगा अंडर रूट में तो हो जाएगा 3.16227। आगे है कि कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। तो अंडर रूट 1 में 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का मान 3 हो जाएगा, और 16 का मान 4, अंडर रूट 25 का मान 5, अंडर रूट 36 का मान 6। उसी प्रकार अंडर रूट 49 का मान 7, 64 का मान 8। उसी प्रकार अंडर रूट 81 का मान 9, अंडर रूट 100 का मान 10, अंडर रूट 121 का मान 11। उसी प्रकार 144 का मान 12 हो जाएगा। उसी प्रकार अंडर रूट 169 का मान 13 हो जाएगा, अंडर रूट 196 का मान 14, अंडर रूट 225 का मान 15 हो जाएगा, अंडर रूट 256 का मान 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अंडर रूट 289 का मान 17, 324 का मान 18 हो जाएगा, अंडर रूट 361 का मान 19, अंडर रूट 400 का मान हो जाएगा 20। उसी प्रकार अंडर रूट 441 का मान 21, 484 का मान 22, 529 का मान 23, 576 का मान 24 हो जाएगा, अंडर रूट 625 का मान 25 हो जाएगा, 676 का मान 26, अंडर रूट 729 का मान 27 हो जाएगा। उसी प्रकार अंडर रूट 784 का मान 28, 841 का मान 29 और 900 का मान हो जाएगा 30। अंडर रूट 931 का मान 61 का मान हो जाएगा 31, अंडर रूट 224 का मान हो जाएगा 32, अंडर रूट 289 का मान हो जाएगा 33, 1156 यदि अंडर रूट में रहेगा उसका मान हो जाएगा 34, अंडर रूट 1225 का मान 35 हो जाएगा, अंडर रूट 1296 का मान 36, अंडर रूट 1369 का मान 37 और 1444 का मान 38, 1521 का मान 39, 1600 का मान 40 और 1681 का मान 41, 1764 का मान 42 और अंडर रूट 1849 का मान 43, अंडर रूट 1936 का मान 44, अंडर रूट 2025 का मान 45। आगे है कि अंडर रूट 2116 का मान हो जाएगा 46, अंडर रूट 2209 का मान हो जाएगा 47, अंडर रूट 2304 का मान 48, अंडर रूट 2401 का मान 49, अंडर रूट 2500 का मान 50। और इसका देख लेते हैं कि यदि किसी भी संख्याओं का जो घनमूल दिया रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा। तो 1 का घनमूल 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1000 का 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 का 1331, 12 का 1728 और 13 का 2197, 14 का हो जाएगा 2744 और 15 का हो जाएगा 3375। तो चलिए उसी प्रकार आगे दिया हुआ है वर्ग, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार घन भी दिया हुआ है जो कि हम लोग डिस्कस अभी कर चुके हैं। चलिए अब आगे जो है उसका फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे है नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो पहला है इसमें कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में पूछा जाएगा, तो हो जाएगा अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार लगातार सम संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा तो अंतिम संख्या बटा 2 इंटू अंतिम संख्या बटा 2 प्लस 1। उसी प्रकार लगातार विषम संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा तो अंतिम संख्या प्लस 1 बटा 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर हो जाएगा 2 उसका। उसी प्रकार दो क्रमागत पदों का अंतर समान यदि दिया हुआ हो, अगर उसका योग पूछा जा रहा हो तो हो जाएगा कि पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। आगे है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग जब पूछा जाएगा तो उसमें हो जाएगा कि अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उसी प्रकार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग यदि पूछा जाएगा तो अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा 2। उसी प्रकार प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। आठवां है कि प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा तो n इंटू n हो जाएगा। नौवां है भागफल बराबर यदि दिया जाएगा तो हो जाएगा भाज्य डिवाइडेड बाई भाजक, भाज्य बराबर दिया जाएगा तो हो जाएगा भागफल गुने भाजक। उसी प्रकार एक मेन इसका हो जाएगा कि भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। आप इसे 13 नंबर को आप मेनली इसको याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। चलिए आगे है एलसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सूत्र। तो देखिए यदि भिन्नों का लसाअ निकालना पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो भिन्न दिया रहता है तो उसमें अंश का लसाअ निकालेंगे बटा हरों का मसा निकालेंगे। फिर से कि भिन्नों का लसाअ निकालना हो तो अंश का लसाअ निकालेंगे और हरों का मसा निकालेंगे, और यदि भिन्नों का मसा निकालना हो तो अंश का मसा निकालेंगे और हर का लसाअ निकालेंगे, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला इनमें से मेनली आपको याद होना चाहिए कि यदि लसाअ और मसा दिया हो और दो संख्या यहाँ पास होना चाहिए तब वो बराबर होते हैं। यानी कि तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि लसाअ इंटू मसा इक्वल टू पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या।
तो यहाँ से आपका कोई संख्या निकल जाएगा। जैसे कि दिया रहेगा कि किसी संख्या का जो लसा है वो 120 है और मसा जो है उसका 60 है, और पहली संख्या दिया रहेगा कि 300, तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये जहाँ लसा मसा और पहली संख्या का मान रख देंगे और दूसरी संख्या यहाँ से खाली रखेंगे और वहाँ से उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसमें तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण था, तीसरा के बाद का जो बाकी का सारे महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अब हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर से फॉर्मूलाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला है कि x रेशियो y इक्वल टू एक्स बाई वाई, उसी प्रकार x रेशियो z इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड। तो यहाँ से y कट जाएगा तो बचेगा x बाई जेड। उसी प्रकार a रेशियो d पूछा जाएगा तो हो जाएगा a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। तो यहाँ पास b और c आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा a बाई डी। उसी प्रकार यदि दिया रहेगा कि a अनुपात b इक्वल टू सी अनुपात डी हो तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। यदि यहाँ से मान लीजिए कि ए और डी और बी का मान दिया हुआ है और सी का पूछ रहा है तो निकल जाएगा, या मतलब इन तीनों में से किसी का मान दिया जाएगा तो एक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो फार्मूला ए से निकल जाएगा, यानी कि फार्मूला है ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए तो 5 नंबर का फार्मूला है कि x तथा y के बीच मध्यानुपात बताना है। तो x तथा y के बीच यदि हम लोग मध्यानुपात निकालेंगे तो अंडर रूट x मल्टीप्लाई y हो जाएगा। आगे है x तथा y के बीच तृतीयानुपात निकालना है तो हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। उसी प्रकार x तथा y का विलोमानुपात निकालना है तो हो जाएगा 1/x इंटू इक्वल टू 1/y, तो हो जाएगा y अनुपात x। चलिए अब आगे जो है औसत चैप्टर से है, तो औसत का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। यदि किसी संख्या दिया रहेगा और उन सभी संख्याओं में से उसका औसत पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की लिया गया कुल संख्या। एक बार फिर से, औसत इक्वल टू राशियों का योग डिवाइडेड बाई राशियों की कुल संख्या। आगे है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के यदि औसत पूछेगा तो हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यदि लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। आगे है कि दो क्रमागत पदों या संख्याओं का अंतर समान हो तो उसका औसत निकालेंगे तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 हो जाएगा। दो समान दूरियां दो असमान चाल में तय किया गया हो तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल। आगे है कि 3 समान दूरियां असमान चाल से तय की गई रहेगा तो उसका औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल गुने तीसरी चाल बटा पहली चाल गुने दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल गुने तीसरी चाल प्लस पहली चाल गुने तीसरी चाल। अब आगे जो है वो प्रतिशत से रिलेटेड सूत्र है। पहला है कि यदि साधारण भिन्न x और y x बटा y को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो वहाँ पास मात्र 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि x बटा y संख्या दिया हुआ है उसका परसेंट निकालना है तो x इंटू 100 बटा y हो जाएगा। दूसरा है कि एक ही प्रकार की दो राशियों x और y में से x को y के प्रतिशत रूप में x इंटू 100 डिवाइडेड बाई y एवं y को x के रूप में y इंटू 100 डिवाइडेड बाई x लिखा जाएगा। तीसरा है कि x% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और प्रतिशत का संकेत परसेंट हटा दिया जाता है। चौथा है कि x का y% निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। चलिए आगे है कि यदि x में a% की वृद्धि हो तो x का मान कितना बढ़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस x इंटू a डिवाइडेड बाई 100। आगे है कि x y तथा a में कोई दो ज्ञात रहने पर तीसरे का मान निकाला जा सकता है। आगे है यदि x में a% की कमी हो तो x का घटा हुआ मान बताना है तो x माइनस x इंटू a बटा 100। आगे लाभ और हानि से रिलेटेड सूत्र हैं तो चलिए उसको देख लेते हैं। लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, दूसरा है हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, तीसरा है विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल,
चौथा है विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य माइनस हानि। पांचवा है क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ। छठा है क्रयमूल्य बराबर हानि प्लस विक्रयमूल्य। सातवां है लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बटा क्रयमूल्य। आगे है हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 बटा क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100 और क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा विक्रयमूल्य बटा 1 प्लस लाभ बटा 100 हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का सूत्र है कि विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100 और क्रयमूल्य बराबर देखेंगे 12वां में तो विक्रयमूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। अब आगे साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र होंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा। आगे है कि दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। आगे है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो मिश्रधन गुने 100 बटा 100 प्लस समय गुने दर। आगे है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर बटा 100। अब आगे का जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय माइनस 1। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय इंटू माइनस 1 हो जाएगा। आगे है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। आगे है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज से अधिक होगा और इन दोनों ब्याज का अंतर 1 वर्ष साधारण ब्याज का ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक अर्थात ब्याज जोड़ने की अवधि छमाही होने पर वर्ष में संख्या को दुगनी और ब्याज की वार्षिक दर से आधा कर लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक अर्थात ब्याज जोड़ने की अवधि त्रिमाही होने पर वर्ष की संख्या को चौगुनी और ब्याज की वार्षिक दर को चौथाई कर दिया जाता है। पांचवा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई धन n वर्षों में m गुना हो जाए तो धन जो होगा वो हो जाएगा 2n वर्षों में 2m गुना हो जाएगा, जबकि m जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। आगे है कि दूसरा 2n वर्षों में कम समय में 2m गुना हो जाएगा, जबकि m ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तीसरा है 2n वर्षों में अधिक समय में 2 गुना होगा, जबकि m जो है 2 से छोटा हो जाएगा। अब आगे ट्रायंगल से संबंधित फॉर्मूला है। पहला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आगे है समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो 3 गुने भुजा उसका हो जाएगा। आगे है और समबाहु त्रिभुज यहाँ पास दिया गया है ABC और सभी का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पास एक लंब खींचा गया है जो कि A और कैपिटल A और स्मॉल a है और वो जो है सभी में एंगल 60 डिग्री है। और इसमें जो भुजा है A बराबर B बराबर C है। अब आगे है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालना हो तो √3/4 गुने भुजा हो जाएगा। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/4 a इंटू √4b² माइनस a²। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति तो हो जाएगा a + 2b, यह हो जाएगा a + 2c। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A से डाले गए लंब की यदि लंबाई निकालना हो तो हो जाएगा √4b² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पास देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें जो है जो B और C जो है वो बराबर है और जो भुजा A है ये इन दोनों भुजाओं से छोटा है तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। आगे है सातवां कि विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति हो जाएगा, यानी कि a + b + c हो जाएगा। आगे है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हो जाएगा √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ s = a + b + c डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पास a इज़ नॉट इक्वल टू b, b इज़ नॉट इक्वल टू c। आगे है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने
ऊंचाई या उसका लंबाई। आगे है कि समकोण त्रिभुज की परिमिति ने ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। आगे है समकोण त्रिभुज का कर्ण का यदि हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी प्रकार आगे है कि समकोण त्रिभुज का लंब का यदि हम लोग निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का आधार का फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा कर्ण अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को x गुणित करने पर परिमिति x गुणित तथा क्षेत्रफल x स्क्वायर गुणित हो जाता है। 16 नंबर है कि किसी त्रिभुज के आधार को x गुना तथा ऊंचाई को y गुना यदि किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल x इंटू वाई गुना हो जाएगा। आगे है किसी त्रिभुज के एक ही आधार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाई भी बराबर होती है। 18वां है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आगे है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तथा दूसरा जो कोण होता है 45 दोनों होता है। आगे है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे है आयत के बारे में। आगे का जो फार्मूला है वो रेक्टेंगल से संबंधित है, यानी कि आयत से संबंधित है। पहला फार्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमिति हो जाएगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण का अगर निकालेंगे लंबाई तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 4 नंबर का है फार्मूला कि किसी आयताकार मैदान के अंदर से चारों ओर रास्ता बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। आगे है यहाँ पास ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा जो कि समांतर भी है, और ए डी इक्वल टू समांतर बी सी है, ये हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कोण जो आयत का हुआ वो सभी कोण 90 डिग्री का होगा। और ए सी और बी डी यानी कि जो इसका विकर्ण है ये एक दूसरे में बराबर होंगे। चलिए आगे है कि यदि आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर रास्ता बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ पास हो जाएगा कि 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। आगे है किसी आयताकार मैदान के ठीक बीचों बीच एक ही चौड़ाई के 2 रास्ते बने हो तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा कि रास्ते की चौड़ाई इंटू मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। 7वां है कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा को x गुणित किया जाए तो परिमिति x गुणित तथा क्षेत्रफल x स्क्वायर से गुणित हो जाता है। स्क्वायर आगे है वर्ग से संबंधित फार्मूला, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा परिमिति स्क्वायर बटा 16। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। वर्ग की परिमिति निकालेंगे तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, और वर्ग की परिमिति निकालेंगे तो 4 गुने अंडर रूट क्षेत्रफल। आगे है कि वर्ग की परिमिति विकर्ण के 2 गुना 2 अंडर रूट होता है, और जो होता है इसका विकर्ण जो होता है भुजा गुने अंडर रूट 2 होता है। आगे है कि वर्ग की विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। और आगे है कि वर्गाकार क्षेत्र के बाहर चारों ओर रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4 गुने रास्ते की चौड़ाई इंटू वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा। आगे है वर्गाकार क्षेत्र के अंदर चारों ओर रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4 गुने रास्ते की चौड़ाई इंटू वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। वर्गाकार क्षेत्र के बीच में 2 समान चौड़ाई के रास्ते हो तो जो ठीक बीच में एक दूसरे पर लंबवत हो तो दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल रास्ते की चौड़ाई इंटू 2 इंटू वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। आगे है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को x गुणित किया जाए तो परिमिति x गुणित तथा क्षेत्रफल x स्क्वायर गुणित हो जाता है। आगे है कि घन से संबंधित फार्मूला। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन की एक भुजा निकालेंगे तो घनमूल अंडर रूट आयतन हो जाएगा, और घन का विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू एक भुजा। घन की एक भुजा निकालेंगे तो विकर्ण बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। चलिए अब इससे संबंधित आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है कि
घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुने एक भुजा का स्क्वायर हो जाएगा और घन की प्रत्येक भुजा या किनारे को x गुणित किया जाए तो आयतन में x क्यूब गुणित तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में x स्क्वायर गुणित हो जाता है। आगे बेलन से संबंधित इसका फॉर्मूला है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और बेलन के वर्कताल या वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दोनों सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई एच इंटू आर वन प्लस आर टू। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई एच इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस 2 पाई इंटू आर वन का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। आगे है कि बेलन की त्रिज्या को x गुणित कर दिया जाए तो आयतन x स्क्वायर गुणित तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल x गुणित हो जाता है। बेलन की ऊंचाई को x गुणित कर दिया जाए तो आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल x गुणित हो जाएगा। आगे है कि बेलन की त्रिज्या को x गुणित तथा ऊंचाई को y गुणित कर दिया जाता है तो आयतन x स्क्वायर y गुणित तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक्स वाई गुणित हो जाता है। आगे शंकु से संबंधित फॉर्मूला है, तो यहाँ पास शंकु दिया गया है, एच उसका हाइट है, वहाँ पास एल उसका कर्ण है, रेडियस जो है आर है, ओ जो उसका केंद्र है और ए बी और सी वहाँ पर शंकु का फिगर में दिया गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा और शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आगे है कि शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु का त्रिज्या निकाला जाए तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। आगे है कि शंकु की त्रिज्या x गुणित होने पर आयतन x स्क्वायर गुणित हो जाता है। शंकु की ऊंचाई x गुणित होने पर आयतन x गुणित हो जाता है। शंकु की त्रिज्या x गुणित एवं ऊंचाई y गुणित होने पर आयतन x स्क्वायर y गुणित हो जाता है। आगे जो है चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आगे है कि समांतर यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। चलिए आगे उसी प्रकार अगला जो फॉर्मूला है वो है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पास समांतर चतुर्भुज दिया गया था और ऊपर में समलंब चतुर्भुज दिया गया था। आगे है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आगे है सम चतुर्भुज की परिमिति निकालेंगे तो 4 गुने भुजा। आगे है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1 विकर्ण गुने संगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योगफल। आगे है सम चतुर्भुज की एक भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 प्लस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। आगे हो जाएगा कि सम चतुर्भुज का एक विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण बटा 2 का पावर 2। आगे है किसी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को x गुणित करने पर पहला परिमिति k गुणित हो जाएगा, दूसरा क्षेत्रफल k स्क्वायर गुणित हो जाएगा। आगे है कि एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए अब आगे बहुभुज से संबंधित ट्रिक को देख लेते हैं। तो पहला है कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुने अंडर रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आगे है षष्ठभुज की परिमिति तो 6 गुने भुजा। n भुजा के बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2n-2 इंटू 90 डिग्री के बराबर होता है। बहुभुज का क्षेत्रफल जो है वो n इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे है बहुभुज की परिमिति बराबर n गुने भुजा सम षष्ठभुज की परिमिति बराबर परिवृत्त की त्रिज्या। आगे है n भुजा वाले बहुभुजाकार क्षेत्र को n समान समद्विबाहु त्रिभुज में बांटा जाता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोण 360 डिग्री बटा n होगा। आगे है n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक कोण n-2 बटा n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। आगे वृत्त तथा अर्धवृत्त से संबंधित फॉर्मूला है, तो चलिए हम लोग वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं।
तो दी गई है जो कि चूड़ी वृत्ताकार होती है, उसका एग्जाम्पल है। और यहाँ से देख लेते हैं कि व्यास और उसका केंद्र देखिए, तो यहाँ पास फिगर में ओ जो है उसका केंद्र है, ए बी जो है उसका व्यास है, त्रिज्या जो है ओ सी, इस फिगर जो है त्रिज्या ओ सी है, और जो इसका परिमिति है ओ ए सी बी आर क्यू पी है, और यहाँ का चाप कर्ण जो है पी क्यू आर है, और जीवा जो है उसका पी और आर है। तो इसमें देखिए एक है अंतरंग जो कि ओ है, एक है बहिरंग जो कि इधर बाहर का ए और पी है, और एक है सकेंद्रीय वृत्त यानी कि एक वृत्त का बाहर वाला वृत्त। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। उसका व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या गुने 2। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। तो यहाँ से हो जाएगा कि पाई प्लस 2 इंटू डी बाई 2, जहाँ डी क्या है, व्यास है, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। चलिए आगे है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/8 पाई डी स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की परिधि बटा 2 पाई। आगे है यदि वृत्त की त्रिज्या के गुणित कर दी जाए तो परिधि जो है उसका के गुणित हो जाएगा, और क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो के स्क्वायर से गुना उसमें हो जाएगा। चलिए आगे जो है वो त्रिज्या खंड एवं वृत्त खंड से संबंधित फार्मूला है। पहला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कि आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/sin थीटा। आगे है कि वृत्त की परिमिति तो एल प्लस पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, जहाँ एल क्या है, तो जीवा की उसका लंबाई है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने चाप की लंबाई गुने त्रिज्या। आगे है कि चाप का लंबाई निकालेंगे तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा। त्रिज्या खंड की परिमिति जो है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर इजकल टू एल प्लस 2 आर हो जाएगा। यहाँ पास वृत्तखंड दिया है जो कि छायादार भाग है, इसको वृत्तखंड बोलेंगे। तो वृत्तखंड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे है वृत्तखंड छायादार भाग का परिमिति निकालेंगे तो थीटा बाई 360 2 पाई प्लस 2 आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। घनाभ का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे या उसका आयतन निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला घनाभ का। तो घनाभ के फलक का आकार होता है आयताकार होता है। तो घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ का आयतन जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन हो जाएगा। आगे है कि घनाभ का लंबाई निकालेंगे तो आयतन बटा चौड़ाई गुने लंबाई ऊंचाई हो जाएगा, और घनाभ का चौड़ाई निकालेंगे तो आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। आगे है कि घनाभ का ऊंचाई निकालेंगे तो आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, और घनाभ से के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे है खुले बक्से के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा उसका, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आगे है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 इंटू ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आगे है कि किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होगा, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट में वो सब रहेगा। यदि संदूक जो है ढक्कनदार होता है तो भीतरी का लंबाई जो होगा बाहर का लंबाई गुने 2 इंटू मोटाई, भीतरी का चौड़ाई बाहर का चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई। आगे है यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो भीतर का लंबाई बराबर हो जाएगा बाहर का लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। आगे है कि यदि संदूक ढक्कनदार हो तो बाहर का लंबाई बराबर हो जाएगा भीतर का लंबाई प्लस 2 इंटू मोटाई। आगे है यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो बाहर का लंबाई बराबर भीतर का चौड़ाई प्लस 2 इंटू मोटाई। और बंद संदूक की लकड़ी या धातु का आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा बाहरी का आयतन माइनस भीतरी का आयतन। आगे है कि घनाभ या घन की प्रत्येक भुजा को के से गुणित कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है के स्क्वायर गुणित हो जाता है।
और आयतन जो है के क्यूब गुणित हो जाता है। आगे गोला से संबंधित फॉर्मूला है, तो गोला का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1/6 पाई डी क्यूब हो जाएगा। गोले का त्रिज्या निकालेंगे तो घन मूल रहेगा 3/4 पाई गुने गोले का आयतन हो जाएगा। चलिए अब आगे है कि गोले का व्यास निकालेंगे तो घनमूल 6 गुने गोले का आयतन बटा पाई। आगे है गोलाकार छिलके का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ बटा 4 पाई हो जाएगा। गोले का व्यास निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई। और गोले का छिलका का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। चलिए आगे जो है वो जो है अर्धगोले से संबंधित फॉर्मूला है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे है अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आगे प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है, तो लंब प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एक सिरे का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब प्रिज्म का आयतन होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और पिरामिड जो होता है, लंब पिरामिड का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। उसी प्रकार लंब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब पिरामिड का आयतन जो होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। चलिए आज का यह वीडियो इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित फार्मूला को लेकर के, और मैथ में जितने भी सारे के सारे फार्मूला बच रहे हैं, जैसे टंकी और नल से संबंधित प्रश्न, और चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न, और कार्य तथा समय में लगा हुआ उसका फार्मूला, इन सभी फार्मूलाओं के साथ अगले वीडियो में एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।